वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 7 का मैथमेटिक्स का 2023-24 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो है समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये हमारे पास आंसर की है तो हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हम अच्छे से इस पूरी वीडियो में एक एक चीज सीख लेंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर मैं तो समझाऊंगा ही। ये कह रहा है आपको ना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान देखना। ये हमें भेजिए व्यंजक दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। पता है गुणांक किसे कहते हैं? मतलब इस एक्स स्क्वायर में किसकी गुणा हो रही है, मतलब इंग्लिश में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर ढूंढो, कहाँ लिखा है इसमें? ये लिखा। तो एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? ये लिखा ना, बताओ। एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? -2 की हो रही है, हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बस कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो फायदा। अगर आपने 2 लिख दिया ना गलत हो जाएगा। ध्यान से समझ के करो, क्योंकि देखो आपका जो चैप्टर है ना, इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी पूछा गया है। ठीक है, आपसे रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती भी पूछा गया है। देखिए 10 चैप्टर में है। मैं आपको बताऊं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो सेकंड टर्म के जो चैप्टर है उन पे ज्यादा फोकस करना, उनमें से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो बाकी जो आपने मिड टर्म वाले दिए ना, उनका वेटेज थोड़ा कम है, तो आप उन पे अभी ज्यादा मत ध्यान देना। मतलब पूरा पेपर तो करना ही है, ठीक है, लेकिन आप एक एक चीज अच्छे से सारी करना। देखिए ये ना आप 10 चैप्टर में खोलोगे ना, तो जैसे यहाँ पे एक्स का गुणांक बोला है। अभी मेरे पास हिंदी मीडियम में बुक है, लेकिन मैथ है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश वाले भी देखो कॉन्फिडेंट एक्स पूछ रहा है, तो एक्स के साथ कौन है? वाई का स्क्वायर। अगर एक्स पूछेगा तो एक्स के साथ वाले को बोलना है। वाई स्क्वायर बोलेगा तो वाई स्क्वायर के साथ कौन है? माइनस का एक्स। इसमें 5, इसमें कौन है? वाई का स्क्वायर, ये रहा 15x माइनस वाला। तो आपको इसमें 2 आंसर है, एक साथ भी है। तो अगर 2 होंगे तो दोनों आंसर बताने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जो पूछा है ना, एक्स स्क्वायर वाला पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाले को बताओगे। जो पूछा उसका आंसर बताना है आपको। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या क्या है? मल्टीप्लाई आप ध्यान से देखो, माइनस का 5 मल्टीप्लाई, माइनस का 3 ब्रैकेट खोल दो, माइनस का 2। अब देखो एक माइनस कट गया, एक माइनस बच्चा लगा दिया। 5 या 15, 15 दूनी 30, 5 या 15, 15 30, बस आंसर आ गया। देखो कौन सा आंसर है? ये रहा, देख लो कितना आसान था ये। अब ये बोला कि इसमें ना घरों की संख्या बताओ। अब जो बच्चा देख के भी नहीं देख पा रहा ना, तो फिर कैसे देखेगा वो? हाँ है ना? देखो आपको थोड़ा माइंड में भी सोचना है कि इसके नीचे भी होंगे ना, हाँ है ना? अब बताओ कितने इसमें क्यूब है, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो, मुझे लगता है आपने वीडियो रोक के पता लगा लिया होगा। अब देखो 1 2 3 ही हो गए, और 3 इसके नीचे होंगे, कितने को? 6 7 8 9। तो इस तरीके से आंसर क्या है? 9 आया समझ? अब ये कह रहा है बताओ कौन सी ऐसी राशि है जिसका 15% करने पे 60 रुपए आता हो। बताओ, थोड़ा सोचो ना। ऐसी कौन सी अमाउंट है जिसका 15% करने पे 60 आता हो? मान लो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, अभी मैं इतना शॉर्टकट नहीं सोच सकता, तो मैं क्या करूंगा, उस संख्या को मैं एक्स मान लूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 15%, उसका 15% निकालूंगा। तो किसी संख्या का जब 15% करूंगा ना, तो वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी, हाँ है ना? जब हमें होल क्वांटिटी निकालनी होती है ना, जब बोले कि किसी संख्या का 15% 60 है, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। और अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर रखते हैं, ये 100 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट काटना आता है ना, तो डायरेक्ट काट सकते हो, नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। अब मुझे डायरेक्ट आता है कि 15 के टेबल में 60 आता है, तो 15 का 15, 15 4 60। तो ऊपर क्या बच रहा है? 4 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया? 400 वाला। क्योंकि एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होता कि वो एमसीक्यू तरीके से हो जाएंगे, समझो, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो जब आप एग्जाम में आंसर शीट में करोगे ना, तो जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका पहला, जैसे मैं आपको बताऊं, तो आप पहला तो इसका आंसर लिखोगे खाली एग्जाम में ऐसे करके। और अगर किसी बच्चे ने डी लिख दी, ये भी ना लिखा ना, तब भी उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन का क्या लिखना, मत क्वेश्चन टाइम नहीं होता, बहुत ज्यादा पेपर करना है, पूरा पेपर करना है। फिर ऐसे तीसरे का आंसर क्या है हमारा? क्या निकला था? ए। फिर फोर्थ वाले का कितना निकला हमारा? यहाँ पर कितना है देखो, अभी हमने निकाला था 400 आया था, आया था। तो मतलब ये जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये रफ तरीके से किए जाते हैं।
ठीक है, इसको रफ पेज पे देखो, यहाँ पे के बच्चे लाइन डाल के ना आधे क्वेश्चन यहाँ करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना। और रफ वाला काम यहाँ पे भी डाल डाल के मत करो, जो शीट का पीछे का हिस्सा होगा ना लास्ट का, उस पर रफ करा करो। समझो, ये मत सोचो कि टीचर ने अगर रफ नहीं देखा तो नंबर काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने आंसर लिखा है, पूरे नंबर मिलेंगे। वो रफ आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे शीट लेकर आना अलाउड नहीं होता एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आपको पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? या जो शीट का पहला पेज होता है उस पर रफ कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है जब हम इस पी को मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। देखो, आपको पता है मिरर में, ये आपको मैंने साइंस के चैप्टर में समझाया था, जो हिस्सा पास में होता है मिरर में वो हिस्सा पास में, ये पास में है तो ये पास में बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर जो है हमारा कितना आ गया, डी आ गया। आगे समझ में? अब उसके बाद देखो ये कितना आसान है, कह रहा है संपूरक बताइए। अब आपको पता है सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसका टोटल क्या हो, 180 हो, ठीक है। जिसका टोटल 180 होता है उसे संपूरक कहते हैं, जिसका टोटल 90 होता है उसे पूरक कहते हैं, और जब 360 लिया जाता है ना टोटल में, तो हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, दोनों में लिख रहा हूँ। प्रतिवर्ती बोलते हैं, 180 को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो अगर आपको बेसिक पता ना, मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, हाँ है ना। अगर एक्स्ट्रा हो गया तो आपको मजा आ जाएगा, तो आपके पेपर आसान हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन है इसका टोटल 180 आ रहा है? अब जिसको पता ही नहीं होगा सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, वो क्या करेगा फिर बताओ। अब उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, देखो इसका टोटल 180 आ रहा है, बाकी किसी में 180 टोटल नहीं आ रहा, या तो ज्यादा आ रहा है या 90 आ रहा है ना। तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। आपको खुद सोचना है फिर देखना है। ये कह रहा बताओ किसको जोड़ के यहाँ पे क्यूब बनेगा, किसको जोड़ के क्यूब बनेगा। देखो, अब हमें ये पता है कि क्यूब बनाने के लिए 6 फेस होने चाहिए। देखो, आपको ना ये पता होना चाहिए डियर। देखो, मैंने लिख लिख के सारे आंसर नहीं दिखा रहा, ये सब आइडिया के लिए मैंने आपको लिख दिए थे। चलो मैं पांचों का भी लिख देता हूँ। पांचों का क्या निकाला था हमने, डी निकाला था, ठीक है। और सॉरी, सिर्फ ऐसा बनाना था, ठीक है। और छठे वाले का हमारा आंसर क्या था, ए 145 और 35। सातवें वाले का हमारा आंसर क्या निकला था, डी निकला। ओ, मैंने तो आंसर लिख दिया, अरे कोई बात नहीं। चलो देखो, मैं इस बारे में बताने वाला था कि ना ये जो क्यूब होता है ना इसमें 6 फेस होते हैं, तो एक्स्ट्रा बताने वाला था। क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, फलक बोलते हैं, फलक, ठीक है। ये घन होता है ना, घन, इसमें यह घन आप 6 फलक, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये पहले कट गया, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि 6 फेस होते हैं, यहाँ 5 है तो गलत, क्योंकि आज से क्वेश्चन एमसीक्यू में कटिंग वाले तरीके से करो, ये तो पहले गलत हो गया। अब बच्चे हमारे पास 3, अब इन तीनों में से कौन सा सही होगा। तो आपको इसको माइंड में मोड़ के देखना है, या अगर आपके पास शीट हो तो अगर टाइम हो तो काट के देख लेना कि कौन पूरा डब्बा बन रहा है। इसमें तो बन नहीं पाएगा डब्बा, जैसे मर्जी करके देख लो, तो ये भी गलत हो गया। अब बचे ये दो, ठीक है। और देखो इसको भी करेंगे तो ये पूरा बन नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत होगा, बचाइए। और इसको आप ध्यान से मोड़ के देखोगे तो इसका पूरा बॉक्स बन जाएगा, तो इसका आंसर ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आसान होता है, आप माइंड में सोचोगे, ये शीट को थोड़ा काट के देख लोगे ना, ऐसे एक शीट को ऐसे बना के काट के देखोगे, ठीक है, तो आप कहोगे अरे मेरा तो बिल्कुल बॉक्स बन रहा है। काट के देख लोगे हल्का हल्का पेन से, अगर जिसको नहीं पता तो माइंड में नहीं कर पा रहा था। अब देखो 8वें नंबर पे क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप लिख रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चा है। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो 2 कितनी बार है, 3 बार। एक्स कितनी बार है, 1 2 2 बार। वाई कितनी बार है, 3 बार। अब इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 3, एक्स की 2, वाई के 3, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 के 3, एक्स की 2, वाई के 3, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया, बी फॉर बोल आ गया, ठीक है। आंसर हमारे सामने है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे सुनो, ठीक है। तो ये आ गया, और ये जो 7वां है इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। यहाँ पे ना आंसर की में इन्होंने गलत लिख दिया होगा, ठीक है। समझ में आ रही है? तो वही मैंने कहा था ना, मैंने आंसर लिख दिया तो अच्छा हो, मैंने आंसर गलत ही लिखा है ना, ताकि
हमें समझ में आ जाए। चलो ठीक है, समझ में आ गई। ए आंसर है, भले ही गलत लिख जाए, टीचर को पता है क्या सही है, फिगर से बना रखी है उन्होंने। ठीक है, ये नहीं कि आंसर की गलत नहीं हो सकती। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 8वें नंबर का। अच्छा 8वां हमने कर दिया। 8वें का क्या, बी 2 की पावर 3 x की पावर 2 y की पावर 3। अब 9 क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो 9 क्वेश्चन में देखो आपको ये ध्यान से यहाँ पर पता लगाना कि ये जो इससे ट्रायंगल बनेगा ना वो कौन सा बनेगा। देखो अगर आपको ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज पता है तो आप आराम से बता दोगे। देखो ट्रायंगल यहाँ लिखा है P 40 का है, Q 80 का है और R 60 का है। देखो तीनों के तीनों जो एंगल है ना वो 90 से कम है। तो जब तीनों एंगल 90 से कम होते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस तरीके से 9वें का आंसर क्या आ गया, बी आ गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देख लो। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई। अब देखो आप ना बाकी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ लो। जैसे यहाँ पे तो न्यून कोण आंसर आ गया क्योंकि तीनों 90 से कम है। समकोण में एक 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण में एक 90 से ऊपर होता है। एग्जाम में पता है अगर मुश्किल पूछेगा ना वो पूछ लेगा कि क्या एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 हो सकते हैं, बोलोगे नहीं हो सकते क्योंकि ट्रायंगल का टोटल ही 180 होता है। क्या एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 से ज्यादा हो सकते हैं, वो भी नहीं हो सकते। तो ये एक एक ही होते हैं। पर यहाँ का आंसर क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल किसे कहते हैं बच्चों, पता है आपको, समबाहु किसे कहते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। और इक्विलेटरल में हर एंगल कितने कितने का होता है, 60-60 डिग्री का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो कह रहे दो में से इसको घटाने पर आंसर बताओ। देखो अब यहाँ पर देखो इंग्लिश में ना जो यहाँ पे लिखा है ना, इंग्लिश में ये उल्टा हो जाता है, ये देखो। और हमें जो सवाल सोल्व करना होता है ना वो हिंदी के हिसाब से सोल्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो आंसर लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो, देखो इसने बोला है दो में से घटाना है, तो आप लिखोगे 2 माइनस ये पूरा ब्रैकेट लिखो, माइनस का 2 प्लस माइनस का 1, इस तरीके से लिख दिया। देखो ध्यान से समझना क्योंकि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए है। ये सेम उतर जाएगा। पहले ब्रैकेट रूल सोल्व होता है, बोर्ड मास का रूल आपको आता है, बोर्ड मास का रूल आता है आपको। पहले ब्रैकेट में जाओगे, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर चीज सोल्व करेंगे तब ओपन करते हैं। और ब्रैकेट के अंदर भी ये रूल लगा जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो ना तो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला है ना। तो आप इसे कैसे करोगे, देखो माइनस का 2 लिखा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। देखो प्लस माइनस माइनस होता है। आपको मल्टीप्लाई रूल आता है, थोड़ा सा बता दो मल्टीप्लाई रूल। देखो अगर माइनस लिखा है दूसरे ब्रैकेट में प्लस लिखा है, या बाहर ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा नहीं लगा लेकिन एक में लगा तो इसका भी माइनस है इसका भी माइनस है आंसर। ठीक है, तो जैसे प्लस माइनस माइनस, आपको सर है तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस वाला भी रूल माइनस ही होता है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा इसमें तब भी माइनस है। ठीक है, एक में तो लगा ना ब्रैकेट, और अगर माइनस लगा है दूसरे ब्रैकेट लगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लगा तो प्लस ही रहेगा, ये दोनों याद रखना। ठीक है, और ब्रैकेट लगा लोगे तब भी प्लस है, प्लस प्लस दोनों ब्रैकेट लगा लोगे तब भी प्लस है। तो माइनस का तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे माइनस और माइनस आ गया तो बताओ प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। देखो ये बहुत कम बच्चे इस सवाल को कर पाते क्योंकि बहुत कम बच्चों की जो मैथ्स है ना बोर्ड मास में अच्छी होती है। तो आंसर क्या आ गया इसका, डी आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि आपको शुरू के 5 और नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। आपको ना 5 विषम प्राकृत संख्या को माध्य निकालना है। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालोगे। देखो यहाँ माध्य बोला है, तो आपको पता है माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य मतलब होता है इंग्लिश में मीन, और इसका मतलब होता है जितने नंबर दे रखे उन सबको जोड़ के जितने वो है उससे डिवाइड कर देंगे, मीन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज होता है। कभी कभी मीन ना बोल के एवरेज बोल देगा, तो आप कर लोगे ना एवरेज। कैसे करोगे, इसने बोला है
5 विषम प्राकृत संख्याओं का निकालना है। तो 5 ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ? 5 कौन कौन से ओड नेचुरल नंबर होते हैं? तो पहला होता है 1, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 9। तो 1 2 3 4 5, तो 5 ओड नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ो 9 7 16, 16 5 21, 22 23 24 25। तो 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। देखो मैंने ना ये आपको पहले भी वीडियो प्रोवाइड की थी ना, जब समझाया था कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसका मीन आ सकता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर माइनस प्लस क्या था इसका नहीं आएगा, लेकिन पता कर लो। इवन 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6। ऑड नंबर 1 3 5 7। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। फिर इवन प्राइम नंबर दुनिया में एक ही है, वह 2। कॉम्पोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अच्छा, कॉम्पोजिट प्राइम नंबर पूछा है तो ये बोलोगे ये होता ही नहीं है, 9। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? 4 6 8 10, ठीक है, 4 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये सारा नंबर। फिर इवन इवन क्या होता है? इवन होता है जैसे अगर हम किन्हीं नंबर्स को जोड़ेंगे ना इवन इवन को, तो इवन होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तो बड़ी क्लासेस के काम आएगा। ये फैक्टर वाला देख लो कि 12 किस किस के पहाड़ी में आता है, 24 किस किस के पहाड़ी में, तो फैक्टर बोलेगा तो ऐसे करना होता है। और अगर मल्टीपल बोलेगा तो इसके पहाड़े लिखने होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो अब ये भी समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब आगे सुनो, देखो इधर ध्यान से। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अब आप बताओ कि 9 इनमें से कौन सा होगा मिलान चिन्ह में, टैली मार्क्स में 9 कौन सा होगा? आपको पता है? आप इसको मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। 9 लिखा सीधा बना लो, 1 2 3 4 5 पे लाइन डाल दी, 6 7 8 9, बस। तो देखो कौन सा है यहाँ पे, क्या आगे बी4 बोला, आगे आंसर आ गया। आगे समझ में? अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सेकंड पर आ जाओ। ये कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है अब। तो अब आप देखो ये एमसीक्यू सारे कर लिए, और कमेंट करके बताना कि एमसीक्यू 12 में से किसके कितने सही थे। जिसने खुद करा वो बताना, बाकी प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फाइंड द वैल्यू निकालनी है। देखो इधर, अब मैं इसको यहाँ पे आपको सारा एक एक करके करवाने जा रहा हूँ। 2.08 मल्टीप्लाई 10 है, माइनस 2.08 डिवाइड 10 है। देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है इनने, देख रहे हो क्या बोल रहा है ये? कह रहा है मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, बताओ कितना आंसर आएगा। अब बताओ कैसे करोगे? देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी पुरानी वीडियोस में कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में चला जाता है। अगर एक जीरो है तो एक कदम जाएगा, 2 जीरो होंगे तो 2 कदम जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में सीखने का ना, अच्छे से करने का। तो पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये आ गया 20.8, ठीक है। जब डिवाइड है तो जो जीरो है ये, अगर एक जीरो है तो एक कदम जाएगा लेफ्ट में, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ गया 0 पॉइंट, क्योंकि आगे कुछ नहीं लगा तो लगा देते, ये हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? देखो ये 20 बन गया और ये 2 पैसे कैसे बन गया। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर घटाओगे। देखो 20.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है हमेशा, ये 0, यहाँ पे लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 0 8, क्योंकि देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो बाकी जहां जाना कुछ नहीं होता, वह 0 0 लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं? 0 0 लगा देते हैं। तो घटाओ, 10 में से 8 गए 2, 9 में से यहाँ पे 0 बचा 9, 7 में से 2 गए, यहाँ पे कितने बचे 5, यहाँ 0 का 0 और ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? देखो किस तरीके से सवाल आया था, देख रहे हो? अब ये कह रहा है कि फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसका रेसिप्रोकल करना है। तो बच्चों आपको पता है रेसिप्रोकल क्या होता है? दोनों में से एक करना है। ये देखो पहले 3/5 डिवाइड, मतलब 2 क्वेश्चन एक साथ दिए हैं पिछले साल। देखो 3/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने सिखा रखा है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। तो 8/5 क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर ऊपर नीचे काटना आता तो काट सकते हो, इससे टाइम बच जाता है। जैसे दोनों 5 के टेबल में आते हैं, देखो ऊपर ऊपर नहीं कटता, ऊपर नीचे कट सकता है। इसको भी काट सकते हैं इसे, अगर कटे तो 5 से 5 कट गया, या 1 बचा है, 1 बचा, 3 1 जा 3,
8 1 जा 8, तो ये 3/8 आ गया। अब इससे बोले रेसिप्रोकल करो, अभी बोला है इसने, अगर हमने छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे, रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल 3/8 का क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, और पूरा लिखोगे आप ऐसे करके। आगे समझ में? हिंदी में क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम। मैं हिंदी में लिख देता हूँ पूरा, 3/8 का व्युत्क्रम 8/3। आगे समझ में कैसे करें, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से समझो, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ धीरे धीरे, इसलिए मैं बिल्कुल धीरे करवा रहा हूँ, क्योंकि जिनको जल्दी समझना होगा वीडियो तेज कर लेंगे। ये कह रहा है हाउ मच इज 25 ग्रेटर देन -24। देखो कितना अच्छे तरीके से उसने पूछा है, उसने बोला है हाउ मच इज 25 ग्रेटर देन -24, मतलब ये जो 25 है ना, ये -24 से कितना बड़ा है, देख रहे हो? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ना माइंड में नंबर लाइन भी सोच सकते हो, नंबर लाइन। अब देखो 25 का इधर की तरफ है प्लस में, -24 इधर की तरफ है, तो अब इसके बीच में गैप कितना होगा, इनके जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई नंबर लाइन से नहीं समझ पा रहा ना, तो फिर आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा या कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो सिंपल तरीका हम क्या करेंगे फिर, 25 क्योंकि ज्यादा है, माइनस लगा देंगे, माइनस का 24 पहले से था, तो 25 माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो इस तरीके से कितना होता रहेगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है फोर्थ, ये कह रहा है आपको इसका माध्यक निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन। और मुझे पूरी उम्मीद है सबको मीडियन निकालने आता होगा। मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है, मतलब पहले छोटा नंबर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर और बड़ा, हाँ या ना? तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। याद रखना, जब भी मीडियन आए, हिंदी में बोलते हैं माध्यक आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन में मीडियन, आपको क्या निकालना है हिंदी में, माध्यक। दोनों बच्चे ध्यान देखना, पहले क्वेश्चन में डाला करो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। ये पैटर्न सीख लो, असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में क्या लिखोगे, आरोही क्रम, हमेशा छोटे से बड़ा, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, आरोही क्रम में लिखते नहीं, फिर कहते हैं हमारा आंसर गलत हो गया। तो आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मैं लिख के देता हूँ बड़ा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये ना 40.2 है, पॉइंट लगा तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर देखो 28.8, ध्यान देखो कोई और तो नहीं है, तो 28.8, फिर उसके बाद 32.1, फिर 34.4, ठीक है, ये आप ध्यान से इसमें देख देख के लिख रहे हो, ठीक है। फिर 34.6, फिर 35.5, फिर 38.4, 39.1, 40.2, 41.4, 42.5, 46.8 बड़ा नंबर है, ठीक है। और अगर हमसे रेंज पूछता ना, रेंज, तो बड़े में से छोटा घटा देते, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है ना, हो सकता है अलग आ जाए। परास, पता ना बच्चों परास क्या होता है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा नंबर घटा देंगे, तो उसके लिए भी असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर मैंने यहाँ लिख दिया और मैंने यहाँ करना था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये चीज आप यहाँ लिखोगे अपनी शीट पर। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2, ऊपर लग जाएगा टीएच, ठीक है, हाँ या ना? अब n कितना है बताओ, n कितना है, 11 जने, कितने जने, 11। तो अगर जिसको फॉर्मूला नहीं पता ना, ये कि 11 में 1 जोड़ा 12, 12 का आधा कर देंगे 6, तो जिसको नहीं पता वो पता क्या करेगा, बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बीच में क्या बच रहा है, 38.4। नहीं तो जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है वो बताएगा छठे नंबर पे कौन है, तो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे कौन है, 38.4 है, ठीक है। आगे से में कैसे करना होता है, मीडियन यानी कि माध्यक को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। ये फॉर्मूला अगर याद हो तो फायदा होगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गई? नहीं तो सिंपल है, जितने जने होंगे ना, ये देखो लिखा भी था 11 बच्चे हैं, और जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, गिन लेना 11 है नहीं है, क्योंकि अगर एक भी छूट गया तो गलत हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट ये कह रहा है 4 6 और 8 का एक अभिन्न गुणज एवं एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है आपको। देखो
यहाँ पर दोनों बातें बोल दी इसने, कॉमन मल्टीपल बोल दिया और कॉमन फैक्टर बोल दिया। तो 2 नंबर का है। देखो पता कैसे करते हैं कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर में क्या फर्क होता है, पता है आपको? तो मैं आपको बता दूं, पहले कॉमन मल्टीपल बोला है तो यहाँ पर देखो यहीं पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 5वां है, तो ये 4 लिखा है, उसके बाद 6 लिखा है, उसके बाद 8 लिखा है, ठीक है। तो जब हमसे कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, कॉमन मल्टीपल, तो जब कॉमन मल्टीपल पूछेगा ना आपसे, मैंने अभी आपको इस शीट में भी दिखाया था क्या होता है, ठीक है। तो अब कॉमन मल्टीपल जब पूछ रहा है ना, कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं ओबेनिस्ट गुणज, बोल रहा है गुणज। तो आपको क्या करना है, इन तीनों के पार्ट लिख लेना है। 4 का पार्ट लिखो, अब तीनों के पार्ट लिखो। 4 का पार्ट 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 से 24 तक बहुत है। 6 का पार्ट लिखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे भी 4 लिख लो, दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 तक लिख लेना बस, ठीक है। 8 का लिखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। अब चेक करो तीनों में कुछ सेम नंबर आ रहा है, ये देखो ये 24 आ गया, आ गया। तो अगर जो तीनों में सेम आ रहा था उसे बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। कितना आसान था ना। पर इसने एक चीज और पूछ ली है यहाँ पे कॉमन फैक्टर भी पूछा है। तो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा नंबर होता है जो तीनों में सेम होगा। कॉमन फैक्टर, अब सुनो, कॉमन फैक्टर अब मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे हिंदी में ओवेनिस्ट गुणनखंड, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। ओवेनिस्ट गुणनखंड, गुणनखंड तो पता कैसे करते हो ओवेनिस्ट गुणनखंड में? देखो अब ध्यान सुनो, ओवेनिस्ट गुणनखंड को कैसे निकालेंगे? 4 है, 6 8 है, तो ये 4 किस किस के बारे में आता है? 1 के, 2 के और 4 के। 6 किसके बारे में आता है? 1 के, 2 के, 3 के और 6 के। और 8 1 के, 2 के, 4 के और 8 के, ठीक है। अब तीनों में कौन सा कॉमन है? 1। तो इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? ओवेनिस्ट गुणनखंड बोलते हैं। आगे समझ में कैसे करा? ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। आगे क्लियर हो गया कैसे किया गया? अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो समझ में आ गया। देखो आंसर की में तो देखो आपको सिर्फ आंसर मिलेंगे खाली, ठीक है, और मेरे पास ज्ञान मिलेगा, ठीक है। अब देखो 6 नंबर पे क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको इसको इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो इधर ये क्वेश्चन है ना, 4 to 8 मल्टीप्लाई -75 प्लस 4 to 8 मल्टीप्लाई 25। तो कैसे करोगे पता है? अब बच्चे क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। लेकिन हम इसे आइडेंटिटी से करेंगे, हम इसमें कॉमन ले लेंगे। 4 to 8 दोनों में सेम है, 4 to 8 लिख लिया। यहाँ पर क्या बचा? -75, ये है -25। देखो हमने दोनों में जो, देखो ये जो प्लस माइनस होता है ना, ये इसमें कॉमन लिया जाता है। तो दो इसमें और इसमें सेम क्या था? 4 to 8 था, यहाँ पे -75 लिखा। अब यहाँ तो हमने सिर्फ 4 to 8 कॉमन लिया बाहर, जो सेम होता है उसे एक बार लिखना है, और ये -25 लिख दिया। अब ये 4 to 8 आ गया, -75 माइनस का 25 कितना हो गया? -100 हो गया। और मैंने क्या कहा था, जब ब्रैकेट खोलो तो मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस लगा देंगे, 4 to 8 लिख के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। आगे सर में कैसे करें? तो देखो ये भी इन्होंने ऐसे फॉलो किया, हमने कर लिया। अब आगे सुनो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है निम्नलिखित ठोसों को क्षैतिज रूप से काटने पर हमें कैसी शेप मिलेगी? देखो कैसे बोल रहा है, देखो ये कह रहा है अगर हॉरिजॉन्टली कट करेंगे ना तो कैसी शेप मिलेगी? आप खुद बताओ, कौन की शेप है, और आपने इसको हॉरिजॉन्टली काट लिया ऐसे, तो हमें क्या मिला? सर्कल। ये कह रहा है एक ब्रिक है, और अगर हमने उसको हॉरिजॉन्टली काटा तो हमें कैसी शेप मिली? यहाँ पर एक ऐसी क्या मिलेगी? रेक्टेंगल शेप मिलेगी। तो बस आपको ये आंसर लिख देना था। आगे समझ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है ए बी, अभी ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को।
ये कह रहा है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये कह रहा है 2x माइनस वाई की वैल्यू निकालो। पहले हमें एक्स वाई निकालेंगे तभी तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, हाँ या ना। देखो ध्यान से समझ लो, ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन बहुत से बच्चों को समझ नहीं आते, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। थोड़ा टाइम जरूर लूंगा, वीडियो लंबी जरूर होगी, ठीक है, क्योंकि आप इतना मतलब रिस्पॉन्स देते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन होता है कि मैं बहुत डीपली पढ़ाऊँ। देखो एक लाइन है, एक लाइन का टोटल 180 होता है, इसे लीनियर पेयर कहते हैं। देखो कौन कौन से फॉर्मूले ज्योमेट्री में आपके लगने वाले हैं। एक लीनियर पेयर लग सकता है, हिंदी में बोलेंगे राखी युग्म, ठीक है, आप ये खुद भी कर लोगे आप आराम से। और एक लगता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन डलते हैं ना तो आमने सामने बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर समकोण कोण, ऊर्ध्वाधर समकोण या शीर्षाभिमुख कोण लिख दो, ठीक है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और अगर जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो पता पैरेलल किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे इस कॉपी की ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है, और ये जो लाइन काट के जा रही है इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। ये पैरेलल है और ये जो लाइन काट के जा रही है इसे ट्रांसवर्सल कहेंगे। अब सुनो मेरी बात, इसके बेस पे फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर जब दो लाइन पैरेलल है, वो लाइन काट के जा रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर है, इसे बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण बोलेंगे। और ये लाइनें ऐसे काट के जा रही है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो इसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, अंतः एकांतर कोण, ठीक है, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर दो लाइन पैरेलल तो अंदर का जो टोटल है वो 180 होता है, इसे आप इंटीरियर एंगल या एडजसेंट एंगल बोलते हैं, एडजसेंट एंगल, आसन्न कोण, ठीक है। अब फटाफट इसके आंसर बताओ। देखो मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, ठीक है, मतलब बता के दिए, रिवाइज करा दिए। अब आप देखो, ये लाइन इसने बोला है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा, कुछ कर लिया। अब बताओ ये 110 का है, ये 45 का है, ये y है, तो ये y कितने का होगा। देखो सबसे पहले एक और यहाँ पे फॉर्मूला लगा, मैं बता दूं, जब कोई ट्रायंगल बना होता है और कोई लाइन बाहर चली जाती है, तो ये वाला जो एंगल है, इस वाला एंगल को छोड़ के ये वाला जो एंगल है, ये बाहर वाला, ये अंदर इन दोनों के टोटल के बराबर होता है। बता, अगर ये 110 का है, ये 70 का, तो कितने का होगा, 40 का होगा। तो अब यहां पर भी देखो, और कभी समझना फिगर को ऐसे घुमा के देख लेना एग्जाम में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल बन रहा है, सारी फिगर गायब कर लो, रफ में बना ला करो, ऐसे कर लो। अब देखो, ये देखो, ये 110 का है, ये 45 का, तो ये x है, तो बताओ कितने का होगा। इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा ना, होगा नहीं होगा। तो आप देखो, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और कोई बच्चा अगर ये करना चाहिए, एक लाइन का रोड 180 होता है, पहले इसको निकालो 70, फिर एक ट्रायंगल रोड 180 होता है, तब भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। समझे मेरी बात। तो देखो अभी आप लिखोगे x प्लस 45 बराबर 110, x कितने का आ गया, 110 माइनस का 45, ठीक है, x बराबर कितने का आएगा, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 65 डिग्री। आप यहाँ लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या लिखो, बाह्य कोण नियम द्वारा, बाह्य कोण नियम द्वारा। क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, तो ये हमारा 65 आ गया, क्या आ गया 65। अब देखो ये लाइन और ये लाइन, देखो ये लाइन है, ठीक है,
ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। आगे समझ में? तो इसका मतलब हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल निकालेंगे तो ये एंगल तभी तो हमें पता लगेगा, हाई है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप जो है ना, देखो एक तरीका तो इसका ये भी है, ये देखो ऐसे ही जेड बन रहा है, बनना नहीं बन रहा? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कई तरीके से, ये जेड बन रहा नहीं बन रहा, देखो ध्यान से। अब बहुत सारा ना ये 65 तो ये 65 हो जाएगा, 1,80 हो तो तब भी निकाल देंगे। तो हम आसान तरीका ढूंढ लेंगे जब हमें एक्सपीरियंस है। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा पहले, ये कैसे निकालेंगे? इसका और इसका टोटल क्या होगा? 180। आप लिखोगे एंगल ए बी, अभी नहीं लिखा ना, हम भी नहीं लिखते, हम शॉर्ट में करते हैं। हम लिखेंगे, जब इन्होंने लिखे तो हम क्यों लिखे नाम? 110 प्लस ए बी सी, इसका नाम लिख देंगे बस खाली, ए बी सी, जिसका नाम बताते उसे बीच में लिखते हैं। इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 180। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो ए बी सी 180 में से 110 चले जाएंगे तो हमारा कितना रहेगा? 70 डिग्री आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा डी सी। अब यहाँ पे इन्होंने नाम तो लिखा नहीं है, वाई लिखा है तो हम सीधा वाई लिख देंगे, वाई के। तो क्या कितने को? 70 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखा, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है ना तो आप आराम से कर लोगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? संगत कोण। क्योंकि प्रॉपर्टी का ही कमाल है, कई बार 5 नंबर का बोल लेते, प्रॉपर्टीज बताओ सारी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे सॉल्व किया, अगर समझ में आता तो आप यहाँ देख सकते हो, बाकी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट आसान तरीके से बता दिया। अभी सवाल हुआ नहीं है, पता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि है सर, क्योंकि अभी ये भी तो निकालना है, क्योंकि जब हम बहुत बड़ा क्वेश्चन करते हैं हम भूल जाते हैं, ये भी निकालना है। अभी क्या निकालना है? 2x माइनस वाई निकालना है। 2x कितना निकाला था? 65 माइनस वाई कितना है? 70। तो 65 का डबल कितना होगा? 130। 70 घटा दिए, कितने बचे? 60। आंसर, ठीक है। तो पुट भी करना था, पुटिंग करने वाला क्वेश्चन हर साल आता है एक, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यू भी खुद निकालनी थी, पुट भी खुद करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये कई बार रिपीट है, और इसके जैसा क्वेश्चन बुक में एक और है, वो भी कर लेना, ठीक है। रेक्टेंगल वाला, ये रोम्बस वाला दिया है, वो रेक्टेंगल वाला है, दोनों कर लेना, दोनों में से कई बार रिपीट हो रहा है। क्या इसने बोला कि अगर AC 24 है, BD पूरा 10 है, तो पैरामीटर कितना होगा? आप खुद सोचो ना डियर। देखो आप लिखोगे, जो रोम्बस होता है ना, उसकी जो डायगोनल होती है दूसरे को काटती है, क्या काटती है? आप पहले डिटेल लिख लो, क्या दे रखा है? AC कितना दे रखा है? देखो फिगर बनी है क्वेश्चन में, तो बनानी जरूरी नहीं है, ठीक है। AC BD कितना दे रखा है? आपको 10 दे रखा है। आपको पता है अगर ये पूरा 24 है, देखो AC पूरा 24 है, तो ये आधा कितने को होगा? 12 होगा, पता है? पता है आपको? ये पूरा 10 है तो कितने को होगा? 5 है, पता है? 5 होगा ना। अब पता है क्यों होगा? बताता हूं। आप लिखोगे डायगोनल ऑफ रोम्बस, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होती है ना रोम्बस की, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। एक साथ पूरी बात लिख देंगे, परपेंडिकुलरली। इसलिए अगर पता है ये जो रोम्बस है इसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट करते बराबर होते हैं, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप लिख दो, इसलिए ये AO आधा होगा इसके AC के, ठीक है। तो कितना होगा? आधा AC का आधा कितना हो गया? 12 हो गया। और ऐसे BO आधा होगा किसके? BD के। तो कितना आएगा? 5 आ गया। आगे समझ? अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अब इसको हिंदी में लिख दूं, हिंदी में इसको बोलते हैं, आप लिखोगे हम जानते हैं, यहाँ पे एक और लिख देना इंग्लिश में भी, वी नो दैट, हम जानते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री भी बनाते हैं और बराबर भी हो जाते हैं, लंब समद्वि भाजित करते हैं।
ठीक है, और फिर ये चीज सेम उतार दोगे। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि ये लमसम विभाज्य करते हैं, तो अब इस फिगर को आप नोट कर लोगे, उतार लोगे, यहाँ पे बना लो, सिर्फ इतना हिस्सा बना लो। तो ये क्या है ओ, ये क्या है ए, ये कितना बी, और ये कितना है 5, ये कितना है 12। तो ये चीज निकालनी है बच्चों। जब भी 90 डिग्री दे रखा हो और आपको दो साइड दे रखी हो, तो वहां पे हमेशा पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाई जाती है। ठीक है, क्या लगाई जाती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और क्या होता है, आप लिखोगे एंगल ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री का है। आप लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। हिंदी में लिखोगे पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर। तो 90 के सामने वालों को अलग लिखेंगे, और एओ और बीओ को अलग करेंगे। देखो याद रखना, जब भी पाथ प्रॉपर्टी होती है तो 90 के डिग्री के सामने ये जो होते हैं इसको अलग, इन दोनों को अलग लिखा जाता है। ठीक है, ये पता कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, हिंदी में कर्ण की घात 2, आधार की घात 2 और लंब की घात 2। ठीक है, पता है इस क्वेश्चन में निकालना है हमें पैरीमीटर, हमें ये साइड निकालनी है चारों, तभी तो जोड़ेंगे पैरीमीटर। ठीक है, समझ में आई? तो वैसे तो मैं बहुत जल्दी से कर सकता था, लेकिन समझाने के लिए अब बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। ए बी कितना है हमें नहीं पता, ए ओ कितना है 12, बी ओ कितना है 5। तो 12 की 12 में करोगे 144, 5 की बाद में करोगे 25, तो ए बी 140 25 169 आ गया। अब ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और 169 का रूट कितना आता है 13 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर कितने का आ गया 13 होगा। अभी पैरामीटर नहीं निकला, पैरामीटर तो अब निकालेंगे, लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रोम्बस। तो समचतुर्भुज का परिमाप पूरा पूरा लिखना। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिमाप मतलब होता है बाउंड्री। जैसे अगर आपसे बोलेगा तार कितनी लगेगी, तो आपको चार को टोटल करना है। अब आपको पता है ये हमारा 13 निकला है, तो हर को 13 होगा, क्योंकि रोम्बस में सब साइड बराबर होती है। तो आप क्या कर दोगे, सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? पूरा अच्छे से समझ में आ गया? देखो मैंने बहुत टाइम लिया इसको, क्योंकि ये पहले ना 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये इन्होंने तो देखो शॉर्ट में सीधा बच्चे को बोला ये करा, सीधा इन्होंने पहले आधा लिख दिया, ठीक है, उसके बाद ये करा, फिर ये करा, सीधा आंसर कर दिया। पर मैं तो आपको पूरा अच्छे से क्योंकि समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया, मुझे पूरी विश्वास है, समझ में आ गया। देखो एक और सुनो, अगर ये नहीं करना तो आप देखो इधर कई बार ऑप्शन होते हैं, हम ध्यान नहीं देते ना, उसी में लगे रह जाते हैं। देखो ये था, ये नहीं करना तो ये ऊपर, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया, हम यही कर देते। पर मैं तो आपको सारा समझाऊंगा ना। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखो अब मैं बताता हूँ कैसे आसान है, करके दिखाऊंगा तभी पता लगेगा ना आसान कैसे है। उसमें कितना टाइम लग गया? ये कह रहा है वन एंगल ट्राइंगल का 40 डिग्री है, बना लो, ट्राइंगल बना लो। बना लिया, एक 40 डिग्री का है, ए बी सी, बना लिया। ये कह रहा है बाकी के एंगल रेशो में है। जब भी बाकी के एंगल रेशो में दिया होता है तो हमें एक्स मानना होता है। क्या मानना होता है? एंगल बी को क्या मान लेंगे 3x, एंगल सी को क्या मान लेंगे 2x। हमें दोनों एंगल पता नहीं है। जब बाकी के एंगल रेशो में दे रखे हैं ना, ये रेशो होता है, इसको हम क्या मान लेंगे रेशो में। ये आ गया 3x, ये आ गया 2x, आ गया। अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा बताओ? ट्राइंगल के एंगल के टोटल कितना होता है 180 होता है ना। आप ये लिखोगे, हिंदी में लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, लिख लोगे ना। इंग्लिश में लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है,
ये हमने लिख दिया। अब बताओ ए कितना है, जल्दी बताओ, एंगल ए कितना है? 40 डिग्री, डिग्री लगा देना। ठीक है, बी कितना है हमारा? 3x, और सी हमारा कितना है यहाँ पे? 2x इजिकल टू में 180 डिग्री। ठीक है, आपको ब्लू पेन से लिखना है, मैंने यहाँ ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ मैं। 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो प्लस का 40 माइनस का हो गया। देखो ये वेरिएबल है, ये जुड़ जाते हैं, ध्यान समझना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। आज तो आपने प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन कई बच्चों के लिए अगर नहीं है तो वो ध्यान समझो। ये जो कांस्टेंट है ना, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक ही दिन की छुट्टी है ना, उसी में सारा करना है, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल डीपली वीडियो लेकर आया हूँ। तो प्लस का ये मल्टीप्लाई वाला 5 इधर जाके डिवाइड होगा, जो वेरिएबल के साथ होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। अब इसे काटो, 5 दिया 5 टू 10, 4 से 5 8 जा 40, तो 28 आ गया। ठीक है, 28 आ गया। अब इसने पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा यहाँ पे इसने एंगल्स निकालो, ठीक है ना, कोण निकालो। तो आप लिख दोगे फर्स्ट एंगल क्या आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 28 से। देखो बी कितने का आ जाएगा? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, सी निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28 का। जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उसको 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा यहाँ पर? 84 डिग्री, और ये कितना आएगा? 56 डिग्री। डिग्री जरूर लगाना, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था ना, ये उस क्वेश्चन से इजी है, तो आपको सारी तैयारी करके अच्छे से चलनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अर्धवृत्त, वृत्त और एक समोत्तवृत्त की घूर्णन समिति का क्रम बताइए। मतलब कितने कितने डिग्री पे घूमेंगे, रोटेशन कैसे होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे देखो ये जो सेमी सर्कल है इसमें तो एक रोटेशन होगा, सर्कल में तो इन्फिनिट है, वो गोल गोल घूम रहा पता नहीं चलेगा। और इक्वल ट्रायंगल में 120 120 120 होता है, 3 बार होता है, तो 3 आ गया, ये रोटेशनल वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लाइन से लगाना है। यहाँ पे आप आंसर देख लो। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल का 1 हो गया, इक्वल का 3 हो गया, सर्कल का क्या होगा? बहुत सारा हो गया, रोटेशनल। ठीक है, हिंदी में घूर्णन। तो ठीक है, यहाँ पे इसका क्या है? 1, इसका क्या है? बहुत सारे, इसका क्या है? सिर्फ 3। तो लाइन से लगाने के लिए बोला, तो फिर 1 पहले नंबर पे आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। ठीक है, देखिए सेक्शन डी में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अभिषेक ने 5% की वार्षिक दर पर कुछ धनराशि उधार ली, मतलब 5% उसको ब्याज देना पड़ेगा, और 2 साल बाद उसने ब्याज दिया 1000 रुपए। तो बताओ उसने कितने पैसे उधार लिए थे, और ये बताओ कि 3 साल बाद अगर होते तो 3 साल बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ता। देखो ये तो बच्चे माइंड में भी सोच लेंगे, जब 2 साल का ब्याज 1000 रुपये बन रहा है, तो 1 साल का 500 रुपये होगा, तो 3 साल का 1500 रुपये, टोटल 315 साल का है ना। तो ये तो अलग बात होगी, लेकिन हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे अच्छे से करा देता हूँ। मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी होगी, आप देखो आपके कोर्स में जो है। अच्छा मैं बताता हूँ, फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना। फॉर्मूला लिख के क्लास 7 लिख के आप चैनल का नाम लिखना ASC स्टार्टर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है ASC स्टार्टर। ठीक है, अब सुनो इसको कैसे करना है। देखो ये सिंपल टच वाला लिख दिया ना, तो जो चीज लिखे उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या फॉर्मूला? तो सबसे पहले P हमें यहाँ नहीं दे रखा, फिर नंबर 2 पे R। ठीक है, R कितना दे रखा है यहाँ पे? 5% लिखा है। ठीक है, तो हिंदी में दर बोलते हैं, इंग्लिश में रेट बोलते हैं, सिर्फ आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी होती। टाइम, T फॉर टाइम, टाइम कितना? 2 साल। ठीक है, तो टाइम हमें 2 साल दे रखा है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट भी इसने निकाल के दे दिया, मतलब साधारण ब्याज 1000 रुपये दे रखा है। ठीक है, लिख दिया। अब हमसे पूछा क्या इसने कि भाई कितने पैसे लिए थे। तो फॉर्मूला क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू T अपन में 100 होता है। हाँ या ना? अब जिस बच्चे को फॉर्मूला पुट करने नहीं आता वो कैसे करेगा? देखो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1000 रुपये। P कितना है? हमें नहीं पता। रेट कितना है? 5। T कितना है? टाइम अपॉन में 100। जैसे कोई बच्चा पूरा पूरा लिखना चाह रहा है लिख सकता है, P मतलब प्रिंसिपल, रेट, R मतलब रेट, T मतलब टाइम। ठीक है,
और ये जैसे पूरा पेपर हो जाए, टाइम बचे तो लिख दो, ऐसे हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो। देखो ये जो 100 है ना, ये डिवाइड वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, पी का पी 5 × 10 हो गया, ये डिवाइड वाला जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये 10 इधर चला जाएगा, तो एक जीरो कट गई, तो 1000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि उससे 10,000 रुपये उधार लिए थे, तभी उसको 2 साल के 1,000 रुपये देने पड़ेंगे ब्याज के। अब उसने बोला है कि तीसरे साल बताओ कि उसे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। 3 साल बाद अगर 3 साल के लिए लोन लेता तो कितना देना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखोगे, नाउ लिख दो, एक आंसर आ गया। अब आपको पी पता है, अब आपको पता है आपने 10,000 ही लिए थे उधार, रेट आपका वही 5 है। अब आपका टाइम कितना है, 3। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है, वही रहता है, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। जो चीज पता होती है वो लिख देते हैं उस फॉर्मूले में, जो चीज नहीं पता होती उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये लिख दिया फॉर्मूला। अब इस बार में पी पता है 10,000 रुपये, हमें रेट पता है, रेट कितना है वही 5%, टाइम पता है 3 साल, बटे में 100, 2 जीरो कट गई। देखो ये तो सिंपल था, क्योंकि ये निकालना था, उधर ले जाना नहीं पड़ा, है ना। तो 100 को 5 से 15 से गुणा कर दिया तो 1,500 रुपये आएगा। मैंने आपको बोला था कि बच्चा माइंड में खुद ही सोल्व कर लेता है। कई बार ना हम खुद सोल्व कर लेते हैं, लेकिन हम खुद सोल्व करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे अगर खुद सोचोगे ना तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी संस्था के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। देखो 2 जगह चुनाव में खड़े हुए हैं। संस्था में 1,500 सदस्य हैं, जिसमें से 1200 सदस्यों ने वोट डाले हैं। तो उम्मीदवार ए को 60% वोट मिले हैं, ठीक है। ये हमें थ्योरी दे दी, क्या दे दी, थ्योरी दे दी। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है बताओ कितने % लोगों ने वोट नहीं दिया। कितना आसान है बच्चों, ये तो मुझे करवाना ही नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। इसने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेंबर डिड नॉट वोट। बताओ कितने % लोगों ने वोट नहीं डाली, ये बताओ जल्दी बताओ कितने %। इन्हें बोला है कि 1,500 लोग हैं और 1,200 लोगों ने वोट डाले, यानी कि 300 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो उसको परसेंटेज में बदल दो बस। परसेंटेज तो आपने सीखी होगी ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखो सीधा निकालेंगे, ये आप ये लिखेंगे, सीधा आंसर लिखने बराबर में 300 लोगों ने वोट नहीं डाले थे। नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, गुणा में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो 2 जीरो कट गई, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। आई समझ। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट नहीं कर पा रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ वो कैसे करेगा। देखो यहीं पे दोबारा बता देता हूँ, 300 अपॉन में 1,500 बटे में 100, ठीक है। तो 2 जीरो काटना आना चाहिए आपको। फिर ऊपर क्या बच रहा है, 3, 100 से गुणा कर दी, 300 हो गया। अब 15 से डिवाइड कर दो, या 15 का टेबल पढ़ लो, 15 2 30, 20% आ गया, ठीक है। दोबारा से मैंने कर दिया। अब ये कह रहे क्योंकि एक एक जैसे नंबर ऐसे पॉइंट में ना, तो जरा आपको लिखना नहीं है, थ्योरी व्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर ए और बी से कितने ज्यादा वोट मिले तो कितना आसान है, कितना आसान है बताओ। ये कह रहा है बताओ ए को बी से कितने ज्यादा वोट मिले हैं। तो इसने बोला है यहाँ पे उम्मीदवार ए को 60% वोट मिले हैं, ठीक है। तो आपको बताना है बी से कितने ज्यादा वोट मिले हैं। तो सिंपल सी बात है ना बच्चों। देखो आप सीधा आंसर 20 बता दोगे कैसे। देखो अब जो ए है उसको 60% वोट मिले हैं, यानी कि बी को 40% वोट मिले हैं। उसने ये थोड़ी पूछा बी को कितने मिले हैं, उसने पूछा है कि बी ए को कितने ज्यादा मिले हैं। तो 60% ए को मिले, बी को 40% मिले हैं, तो ज्यादा कितने हुए, 20% हुए ना। बस सीधा आंसर लिख देना इसमें, ठीक है। इसमें कोई थ्योरी व्योरी कुछ नहीं करनी। ये कह रहा है बताओ बी को कितने वोट मिले। अब यहां पर ये पूछा है कि उम्मीदवार बी को कितने % वोट मिले हैं। तो देखो नहीं, कितने % नहीं पूछा, कितने वोट मिले हैं बी को। तो अब 1,200 लोगों ने वोट डाले, तो 1,200, अब बी को कितने % है, 40, तो 1,200 को 40% कितना होगा, तो 480 आ गए। आई समझ। तो सिंपल तरीका कर दिया हमने। फिर 12वें नंबर पर आ जाओ। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसको सोल्व कीजिए। तीन बटे 5 पावर 0 है, 3/5 पावर 1 है, 3/5 पावर 2 है,
अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर डिवाइड 7/5 है और यहाँ पर 3 दे रखा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो किसी की पावर 0 होती है ना, तो उस पूरे की वैल्यू चाहे और कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। समझ में आ गया। और 3/5 है, एक है तो 3/5 ही रहेगा। और यहाँ 3/5 के ऊपर 2 लगा तो उसको 2 बार लिख देंगे ऐसे। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। 5 की पावर 3 आ जाएगी, 7 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब सुनो मेरी बात, तो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस कितना है 3/5 प्लस, और देखो ये कितना है 3 3 9 5 5 25, तो कितना होगा 9/25, ये ब्रैकेट लग गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, 5 की पावर 3 है 7 की पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 बार लिख सकते हो, नहीं तो अभी आप इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि हो सकता है कट जाए, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब अंदर वाले का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, पता है आपको। यहाँ पे इसके नीचे 1 लगा लो, 25 5 और 1 का एलसीएम लोगे। ध्यान समझना, थकना मना है। ठीक है, थकोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये 1 के पाड़े में तो वही होता था सेम, 1 का लिखते भी नहीं है, 5 से करते हैं, तो 5 × 5 1 नंबर पे आता है। ठीक है, और 5 × 25 कौन सा नंबर पे, 5 नंबर पे आएगा। 5 के बारे में 5 1 नंबर पे आएगा, तो ये 5 × 25 से 25 एलसीएम 25 आ गया। ठीक है, ऐसे आता है। अब 1 के बारे में 25 कौन सा नंबर पे आएगा, क्या ले देंगे 25, 25 नंबर पे आएगा। 5 के बारे में 25 कौन सा नंबर पे आएगा, अगर नहीं पता लग रहा तो आप यहाँ से टालो, 5 1 5, यहाँ पे 5 लिख दो। 25 के बारे में 25 कौन सा नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा। देखो ये किस नंबर पे आता है, ऊपर लिखना है। 5 के बारे में 25 5 नंबर पे आता है, ऊपर लिखना है। 25 के बारे में 25 1 नंबर पे आता है, ऊपर लिखना है। अब लिखा ऊपर क्या फायदा, 25 एकम 25, 5 3 15 और 9 एकम 9। अब सबको जोड़ दो, तो 25 15 9 कितने होते 24, 49, तो 49/25 आ रहा है। और मल्टीप्लाई में क्या है, 5 की पावर 3 7 की पावर 3। ठीक है, समझ में आ रही है। ये हमने रफ में काम करा, जितना भी है ना ये रफ में काम करा है। ठीक है, अब देखो ये 49 है ना, तो 49 को खोल लो, 7 7 49 होता है, और 25 का क्या होता है 5 5 25 होता है। और ये 5 की पावर 3 है, 5 को 3 बार खोल लो, और 7 को भी 3 बार खोल लो। मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई मत करो, इससे जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया। देखो मैं कोई सा भी पेन यूज कर रहा हूँ, आपको ब्लू पेन से करना होता है एग्जाम में। ठीक है, 7 7 कट गया, 7 7 कट गया, बच्चा क्या ऊपर 5 और नीचे का बच्चा 7, ऊपर नीचे कटता आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई। देखो मैंने टाइम बहुत ज्यादा लिया होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, समझ आई। और देखो आप भी देख लोगे ना, जब हम बहुत आराम से करते हैं तो क्या पेपर हमारा पूरा हो पाता है। तो बच्चे कहते हैं ना पेपर छूट गया, पेपर छूट गया। और देखते हैं नहीं छूटता, नहीं छूटता, कितने घंटे में करते हैं हम पूरा पेपर। तो 2 देखो अब यहाँ है, a की पावर 2 b मल्टीप्लाई a, b की पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, अपॉन में क्या है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई a, देखो ऊपर पावर 6 है ना, तो इसके ऊपर भी 6 लगाएंगे और इसके ऊपर भी 6 लगाएंगे। आगे समझ में, देखो ये पूरे के ऊपर 6 था, अब हम आंसर कर रहे हैं ना, अब इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखो अगर जो मुश्किल लग रहा है उसे पहले छोड़ देना, जो आसान है पहले कर लेना। पूरे पेपर जो जो पहले आता है वो अच्छे से कर लेना, फिर बाद में पूरा टाइम बाकी में लगाना। ठीक है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन में लग जाओ। 2 a की पावर 2 है, a मल्टीप्लाई a, b a, b की पावर 2 2 बार लिख दिया। अब 4 का क्या होता है 2 2 4 होता है, हाँ या ना। a की पावर 6 है तो a को 6 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। b को 6 बार लिख देंगे, 1
तो जगह कम पड़ गई तो यहाँ लिख देंगे। ये नहीं कि यहीं लिखना कंपल्सरी, कहीं भी लिख सकते हो आप, पर नीचे लिखना है, ठीक है। हो गया। अब काट दो, देखो 2 से 2 कट गया, 1 2 3 कट गया, और क्या कट रहा, बी से 1 2 3, 3 बी कट गए। ऊपर क्या बच रहा है, कुछ नहीं तो 1, नीचे क्या बच रहा है 2, और क्या बच रहा है, a की पावर 3 और b 1 2 3, b की पावर के 3 बच रहे। ये देखो, ये ऑफिशियल आंसर की है ना। अब इसमें तो इन्होंने सीधा सॉल्व कर दिया। अब बच्चे को कैसे पता लगा, समझ में आ गया, आसान तरीके से समझा दिया ना मैंने। था ना आसान, टाइम लगा, जिसमें लगेगा टाइम उसमें तो लगेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। अब देखो 13 क्वेश्चन देखो, और ये मत सोचना कि 5 नंबर का तो उसका आंसर बड़ा ही होगा। कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन इतना छोटा होता है, ठीक है, और 3 नंबर में बहुत बड़ा हो जाता है। ये क्वेश्चन देख लो आप हिंदी इंग्लिश में, ये बहुत आसान है। और मैंने कहा था पुटिंग करने वाला क्वेश्चन हर बार आता है। x की 2 है, y का -2, y का -3 दे रखा है, ठीक है। आपको इसमें पुट कर देना। देखो पहला क्वेश्चन में अमाउंट से ही लिखना, अगर मैं गलत लिख देता हो जाता ना गलत। तो पहला देखो कितना है, 2x⁻², और बाकी जो मैंने प्रैक्टिस पेपर डीओ ने इश्यू किया ना, वो देख लेना, क्योंकि वो लेटेस्ट है ना, वो फायदा करेगा। ये लिख लिया। अब x⁻2 है, जहां x है वहां 2 लिख दिया। देखो जहां x है ना, पुटिंग का मतलब क्या होता है, जहां x है वहां 2 लिख देंगे, जहां x है वो 2 लिख देंगे, जो y है वहां पे -3 लिख देंगे, 18 लिख देंगे। दोबारा देख लो, मैंने शायद दिखाया ना, देखो वीडियो। देखो x की जगह 2 है, y की जगह -3 है, तो जहां x है वो 2 लिख दिया, और यहाँ पर x की जगह 2 लिख दिया, y की जगह -3 लिख दिया, 18 लिख दिया। यहाँ तो समझ में आ गई आपको। अब 2 लिखा, 2 की पावर 2 है, इसको 2 बार लिख देंगे। 4 कोई सा नहीं है, मल्टीप्लाई लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ पर भी -3 18। देखो 3 ग्रुप बन गए, 1 2 3। इसे ग्रुप में करके, मतलब ग्रुप में बांट करके हमें इसमें करना होता, ठीक है। तो 2 2 4 2 8 हो गया, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। देखो 2 कट गया ना माइनस, 4 2 8 8 से 24, 18 का 18। अब तीनों प्लस के हो गए तो मजा आ गया, सिर्फ जोड़ना है, और हमारा आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखो इन्होंने कैसे करा, ये देख लो, पहले पुट कर दिया, फिर ये आंसर आ गया, ठीक है। टाइम लगा, ज्यादा नहीं लगाना, बस पुटिंग करना नहीं आएगा तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। ये देखो एक क्वेश्चन हो रहा है अभी, ये देखो इधर आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। देखो जहां x है वहां 2 लिखना है ना, तो जहां x है वहां 2 लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट कर दिया। y की जगह क्या रखना है बताओ, -3 रखना है, -3 रख दिया, -15 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया आपको। देखिए 4 3 2 6 -1, प्लस माइनस 3 2 6 -15, ठीक है। 6 में से 1 गया 5। देखो यहाँ कोई सा नहीं मल्टीप्लाई हो गए, 3 और तो 5 नहीं करेंगे, ठीक है। 3 पेयर है, 1 2 3। जो बच्चा समझ जाएगा वो कर ले, क्योंकि ये मुझे पता है जिनको पहली बार जो देख रहे हो, हो सकता है उन्हें ना समझ में आ रहा, क्योंकि पुटिंग है बहुत आसानी से नहीं आती, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 3 दूनी 6 और 1 आ गया, और 6 में से 5, और 4 पंजे 20 आ गया, 6 15, तो 20 15 6 कितना आ गया, 21। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का रहता है, और 20 में से 21 जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो बच्चों जो आपकी पहले क्वेश्चन पकड़ो, पहले वो करना, फिर बाकी का करना, ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और इस बार बार ग्राफ जो है ना वो भी आपके बनाने को आ सकता है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये कह रहा, अगर ये नहीं करना देखो तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। ये कह रहा है शो द टर्म एंड फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको इसके टर्म और फैक्टर्स में दिखाना है। तो ये तो आसान है, तो ये तो मैं इसी में दिखा रहा हूँ आपको, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कितना आसान पूछा था, और वाला कितना आसान था, और वाला देख लो, हम पुटिंग के चक्कर में पड़े रहे, ये कितना आसान था, देख रहे हो। ये देखो ये सबने अच्छे से क्या रखा ना, ट्री वाला। बताओ, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, फिर इसके अंदर के पार्ट लिख दिए, इसके अंदर के पार्ट लिख दिए, मुझे पता सबने अच्छे से बहुत करा हुआ है, फिर इसके भी टुकड़े कर दिए। देखो ये कितना टाइम इसमें लगा ही नहीं टाइम, ठीक है। और फिर इसने बोला कि देखो वाई स्क्वायर को ऑफिशियल बताओ, तो वाई स्क्वायर के साथ कौन है, -4, सीधा आंसर आ गया -4। लो
देख रहे हो, मतलब कभी कभी ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो हम सोच रहे थे, इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन इतना इजी था, तो आप पेज पलट के देख लेना कि भाई ऑप्शन में तो नहीं है, देखो कितना आसानी से हो गया। ठीक है, समझ आ गई आपको। इस तरह आपने ना खुद नहीं लिख के दिखाया। ठीक है, देखो मैं चलो लिख देता हूँ। जब मैंने इतना करा है, तो देखो आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे ट्री बना देना। ठीक है, पहले तीनों को अलग अलग लिख दो। ओहो, दिखाई नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद इसके आप कर दो 3x, इसके कर दो 2x, वाई इसका कर दो -4, वाई और इसके टुकड़े होंगे तो कर देंगे। माइनस का वन अलग कर देते हैं, जो माइनस होता है उसे अलग वन में लिख देते हैं, फिर 2 2 जा 4। ठीक है यार, जिसके साथ माइनस होगा उसको अलग से वन लिख के लिखना है। अगर एक्स या वाई में माइनस है ना, उसको वन करके लिखना है माइनस में। टी वाले की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, कहीं हल्के में लेना चाहिए। और वाई इसका गुणांक है -4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है सेक्शन नंबर ई है। ये कह रहा है 2 प्रतियोगिताओं को एक वृत्ताकार आकृति में रंगोली बनानी है, प्रत्येक को आधे आधे भाग में अपना डिजाइन बनाना है। और पहले सुरभि ने मिनट इतने में आधे भाग का डिजाइन बनाया, और फिर शीतल ने बच्चे को इतने मिनट में बनाया। देखो दोनों ने ना रंगोली का आधा आधा हिस्सा पूरा करा है। इसने इतने मिनट लगाए हैं और इसने इतने मिनट लगाए हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ किसने कम टाइम लगाया। तो सबसे पहले हमें ना दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। क्या सेम करना पड़ेगा? बेस सेम। तो यहां लिखेंगे सुरभि, सिंपल लिखो, सुरभि टेक्स टाइम। और दूसरा कौन सी लड़की? शीतल। तो शीतल टेक्स टाइम। तो हिंदी में लिखोगे सुरभि द्वारा लिया गया समय। ये बताने की जरूरत नहीं है रंगोली वंगोली, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना। ठीक है, और शीतल द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, उसने कितना लिया था? देखो सुरभि ने लिया 10 1/2, और शीतल ने कितना लिया है? 30/4। तो अब देखो इसको सॉल्व करो। 10 दूनी 20 और 21, 21/2 आ गया। इसका 30/4 आ गया। ठीक है, अब इसका बेस सेम करना है। क्या करना है? देखो इसका आपको बेस सेम करना है। पता है कैसे करेंगे बेस सेम? बताओ कैसे करेंगे। ये 2 और 4 है ना, या तो आप इस 2 की दोनों मल्टीप्लाई कर लो, इस 4 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन आसान तरीका है, 2 और 4 का आप एलसीएम ले लो। तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो ये 4 आ गया। तो अब आप बताओ 2 के पाड़े में 4 कौन से नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे। 4 के पाड़े में 4 कौन से नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे। तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पे? 21 दूना 42/4 और 30/4। अब दोनों को सेम हो गया बेस। अब कोई बच्चा कह रहा सर आपने जब भी बताया था कि इस 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 4 को दोनों में, क्या वो सही होगा? हाँ वो भी सही है। अब जो बड़ा नंबर कौन सा ऊपर? इसमें 42 है, बस ऊपर ऊपर नंबर अलग आएंगे, नीचे अलग नंबर आएंगे। तो अब बताओ इसमें 42 बड़ा है या 30 बड़ा है? 42। तो इसने बोला ना कि अच्छा से पूछा टाइम किसमें कम लगा, तो बताओ किसको टाइम कम लगा? शीतल को। तो आंसर पहले का सिर्फ शीतल लिखना। देखो इतना आसान। केस स्टडी बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि केस स्टडी जो है ना आपको फुल मार्क्स देगी, और वो सबसे इजी होती है। केस स्टडी में ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं आपका। देख लेना यहाँ, देखो कितना आसान पूछा है। शीतल आ गया। ये कह रहा है 30/4 का कोई एक तुल्य भिन्न लिखिए। देखो कितना था ना, इक्वल फ्रैक्शन। 6ठी क्लास का सवाल पूछा आपसे। ये कह रहा है 30/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसका पाड़ा लिख दो। 30 एकम 30 दूनी 60, 4 एकम 4 दूनी 8, 30 3 90, 4 3 12, या इससे कम कर लो 15 और 2, क्योंकि देखो इससे कम, जब इसको आधा करें तो इसको भी आधा करेंगे, तो इससे बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इन्होंने देखो ये आंसर लिखा है ना, तो ये मत सोचते ये लिखा है, इन्होंने साफ बताया कि अगर किसी बच्चे ने कोई बच्चे ने कुछ और आंसर लिखा है इक्विवेलेंट सही नंबर। तो इक्विवेलेंट यही होते हैं पहाड़े, ऊपर और नीचे सेम पहाड़ा लेना पड़ता है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है काटने पर ना, सबको काटेंगे ना तो सेम अमाउंट आ जाएगी, वो होता है इक्विवेलेंट। इसको काटोगे ना, सॉल्व करोगे ना, सब बराबर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा है आपको दोनों का टोटल टाइम कर देना है। देखो कितना आसान पूछा है बच्चों, दोनों ने कुल कितना समय लिखा।
तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया था, हाँ या ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, 42/4 प्लस 30/4, एलसीएम ले लो 4, 42 प्लस 30 कितना आ गया 72/4। अब इसको 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 18 मिनट आ रहा ठीक है ना, थोड़ा जोश आ गया था, ये सवाल हो जाता है ना, थोड़ा खुशी मिलती है। अब उसके बाद ये और वाला है, ये कह रहे 21/2 में से कितना घटा जाए कि एक बचे। तो हम इसी में से घटा देंगे तो पता लग जाएगा। तो 21/2 में से 1 घटा देंगे, तो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे कर देते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 19/2 आ गया। अब चेक करो, 21/2 में से 19/2 घटाओ, देखो नीचे का सेम है, 2/2 एक ही तो आ रहा है। तो जो बोला उसी को घटा दो, मतलब इसी में से इसको घटा दोगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल था कोई? और ये आपको एलसीएम लेना था बस इसमें, ठीक है। इसका आंसर देख लो, यहाँ पे करा हुआ है इन्होंने, ये मैंने आपको दिखा देते ना सारे, और नहीं भी दिखा तो समझा तो रही हूँ ना, है ना। देखिए 15 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी। जो मैंने आपको शुरू में कंसेप्ट बताया था ना, उसी के अकॉर्डिंग है। देखो आप इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से हमें इसे देखना, फिगर बनी हुई है, एक्स निकालना, वाई निकालना है। अब आप देखो, मैंने आपको एक बताया था क्वेश्चन, जब एक ट्रायंगल बना होता है तो बाहर वाला जो एंगल होता है अंदर वाले के टोटल के बराबर होता है। अगर आपको वो याद है, ध्यान से देखो, ये इस तरीके से बना हुआ है, तो ये 130 है और ये 90 का, ये जो साइन होता है ना, ये 90 का होता है। 130 में से 90 के कितने बचे, 40, ये 40 आ जाएगा। अगर आप इससे भूल गए तो आप ऐसे करो, एक लाइन का टोटल 180 होता है, 180 होता है, तो 130 में से 180 में से 130 घटा 50 बचे, ये 50 का है, ये 90 का है, ये कितने का बचा, एक टाइम टोटल 180 होता है, तो 9 4 9 5 14, 140, तब भी 40 आ रहा है। तो आपको करने के कई तरीके हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे। तो पहले x प्लस 90 बराबर 130, इन्होंने शॉर्टकट तरीके से कर दिया, जो मैंने आपको सिखाया था कि बाहर वाला जो होता है वो जो होता है अंदर वाले टोटल के बराबर होता है, ठीक है। ये देखो कर दिया। अब बताओ, ये x है तो ये y के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड एंगल है ना, सिखाया था ना मैंने। अगर ये आपका 40 निकला तो ये 40 का होगा, जो हमने सॉल्व कर दिया। फिर कह रहा है OA 70 है मीटर में, ये देखो ये OA का है, ये 70 है। ये कह रहा है OB 250 है, ये 250 है। तो ये कह रहा है AB निकालो। तो अब देखो, जब भी 90 डिग्री आता है तो क्या लगाते हैं वहां पे, जब भी किसी फिगर में 90 डिग्री दिया होता है तो वहां क्या लगाते हैं, पाथेसिस प्रॉपर्टी लगाते हैं। अभी हमने इसके जैसा क्वेश्चन करा था, तो मैं आपको ये फटाफट करके दिखा देता हूँ। देखो इसको पहले आप रफ में ऐसे बना लोगे, देखो OAB, इसने बोला ये 90 डिग्री है और इसने बोला है कि ये 250 है और ये 70 डिग्री है, और हमसे ये पूछा है इसने, ठीक है। AB, हम AB को एक्स नहीं लिखते क्योंकि एक्स हमसे पूछा था तो कंफ्यूजन होगी। तो आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था, h का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर सिखाया था। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, h, बेस कितना है 70, और P कितना है, AB नाम है उसको, P मतलब ये वाली लाइन मान ली P, ठीक है। तो अब 250 को 250 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 25 के 25 में कर दो 625, एक जीरो को डबल जीरो हो जाएंगे, 70 के 70 में करोगे 49, 2 जीरो हो जाएंगे। आगे समझ में, क्योंकि बच्चों को डबल जीरो देख के कंफ्यूजन होती है, तो प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 625 में से 4900 घटा दो, तो 4900 घटा दो, 15 में से 9 के कितने बचे, 6, 11 में 4 गए 7, 576, 576 डबल जीरो। अभी स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो स्क्वायर जाके रूट बन जाता है बच्चों, ये रूट होता है रूट, और इसका मतलब होता है 2 में से एक बाहर निकलेगा। तो आप इन 2 जीरो को भूल जाओ, 576 को ले लो खाली, इसका एलसीएम कर लो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9,
और 3 वन जा 3। तो आपको पता है इस स्क्वायर रूट का मतलब 2 में से 1 बाहर निकलेगा, तो 2 में से 1 2 बाहर आ गया, क्या लिख दो, इस 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इस 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और इन 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, ठीक है। और ये 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, 1 जीरो यानी 10 बाहर आ जाएगा। बताया था मैंने शॉर्टकट, जब हम मल्टीप्लाई करते तो डबल हो जाती है, जब रूट करते तो 2 का 1 हो जाता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24, और 1 जीरो पीछे लगा देंगे, आंसर आ गया। उन्होंने तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा 240 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसमें ये होगा, ठीक है। अब ये कह रहा अगर ये वाला नहीं करना, देखो ये नहीं करना, तो देखो इजी भी दिया है, आपको जेड निकालना है। तो देखो आप खुद सोचो, ये 40 का तो ये 40 का होगा, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या लिखा, जेड जेड, 2 बार लिख दिया जेड जेड। तो आप जो है इसको जेड प्लस 40 बराबर 180 लिखोगे। एक ट्रायंगल 180 होता है, तो जेड जेड कितना होगा, 2z प्लस का 40 माइनस का हो गया, 2z 140 का बचा, 140 बटे में 2 कितना आ गया, यहाँ पे 70 डिग्री आ गया। ठीक है। उसके बाद जो है देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ बोल रहा है सौरभ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक छात्र है, वह जल्दी उठता है और व्यायाम के लिए रोजाना पास से बिताकर पार्क में जाता है। पार्क के मध्य में एक फुटपाथ ए बी, इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। देखो ये लाइन है ना, सर्कल 2 पार्ट में बढ़ गया। फुटपाथ की लंबाई 140 मीटर है। देखो ये जो फुटपाथ है बीच की लाइन है, और बीच की लाइन क्या कहलाती है, डायमीटर। सर्कल के अंदर जो बिल्कुल बीच की लाइन होती है वो व्यास होती है, हाँ या ना, होता है ना डायमीटर। और उसका आधा करेंगे तो क्या आएगी, त्रिज्या। यानी कि हमें अभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा हमसे क्या पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं डायमीटर कितना 140 है, हिंदी में व्यास हमें कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 140 मीटर, हाँ या ना। हमसे अगर रेडियस पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा, तो क्या करेंगे, 140 का आधा कर देंगे, 70 मीटर आ जाएगा, हाँ या ना। रेडियस आधी होती है ना। चलो देखते हैं पूछा क्या है, चलो देखते हैं। देखो पार्क की त्रिज्या पूछ रही, वही पूछ रही है, रेडियस पूछ रही है। आपको सर आपने देखा होगा क्वेश्चन, मैंने देखा तो है लेकिन मैंने ये नहीं देखा था कि ये क्वेश्चन है रेडियस, ठीक है। ये देखो ये कह जॉगिंग करते हुए सौरभ पार्क के 2 चक्कर लगाता है, तो ये कह रहा है कि उसने कितनी दूरी तय करी। यानी कि पता है वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि जब हम किसी सर्कल का चक्कर लगाएंगे तो वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस। जानबूझ के इसने कहीं भी नहीं लिखा सरकमफ्रेंस, सुन रहे हो। तो हमें क्या निकालने, वृत्त की परिधि निकालनी, और एक बार निकालनी नहीं है, 2 बार निकालनी है, क्योंकि वो 2 बार चक्कर लगा रहा है। तो एक बार निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, तो ठीक है। वृत्त की परिधि इंग्लिश में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर होता है, हाँ या ना। और आधे सर्कल का होता है पाई आर। तो आपको अच्छे से याद रखना है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटे में 7 होती है। आर कितना निकाला हमने, 70 निकाला, तो 70 से मल्टीप्लाई, 8 2 ऊपर नीचे 7 70, तो 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 10, तो कितना आ गया, 22 दूना 44। फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना, फायदा मिल जाएगा। 440 मीटर आ गया, आ गया, आ गया। पर इसने हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय सौरभ। तो आप ये पूरी लाइन उतार दोगे, ठीक है। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, फिर इक्वल लिख के आप 2 से मल्टीप्लाई करके 440 को। तो ऐसे अगर क्वेश्चन कोई और ही आएगा, ये तो प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बच्चा नोट कर रहा है तो इस तरीके से, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये देखो किस तरीके से इन्होंने करा, डिस्टेंस लिख के इन्होंने काम खत्म कर दिया। अब देखो क्या पूछ रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है छायांकित भाग का परिमाप निकालिए। पैरीमीटर पूछ रहा है बच्चों। आपको पता है आधे सर्कल का पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, ठीक है। और वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, तो इतना तो आपका बनता है, और मुझे भी अच्छा लगेगा अभी बच्चों ने लिखा, ठीक है। और टाइमिंग लिख देना कि मतलब कब आपने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं पाता किस आंसर में लिख रहे हैं। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। ये किसके पैरामीटर की बात हो रही है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। ये आधे वृत्त का, क्योंकि आधे वृत्त पे तो शेडिंग हुई है, तो अर्ध
वृत्त का परिमाप। और जिसने सीख लिया अब वो भी लिख देना, सर में आ गया है, या यस लिख देना खाली, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है पाई आर प्लस 2r। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, आर कितना है 70 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई में 70। और कई बच्चे डी भी लिखते हैं यहाँ पे कि सर मैंने तो ये याद किया था पाई आर प्लस डी, तो उसका भी ठीक है, क्योंकि 2r का मतलब क्या होता है, डी तो होता है, उनका भी सही है बच्चों। ठीक है, 7 70 हो गया, तो 220, 7 दूनी 14, इसको जोड़ देंगे 0 6 360, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऊपर इंग्लिश में लिखा था, नीचे हिंदी में लिख दिया था। ठीक है, तो ये आप आंसर देखोगे, यहाँ पर देखो ये हमारा 360 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये नहीं करना, तो नीचे वाला पूछा एरिया पूछा है। एरिया में तो कोई फॉर्मूले में चेंज होता नहीं, से जो सर्कल होता है सेमी सर्कल में आधा कर देते हैं। ठीक है, तो जिसको ऊपर वाला नहीं पता था, जिसको ये पता, वो इसमें लिख सकता है कि सर मेरे को ये पता था, क्योंकि और है ना, दोनों में से कोई एक ही तो करना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो वो भी कमेंट कर सकता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कमेंट किया करो बच्चों। ठीक है, पढ़ाई के लिए तो किया ही करो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2, बस ये होता है ना फॉर्मूला। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर बताओ, आर कितना है, वही 70, 2 बार लिख देंगे, उसके बाद बटे में 2 लगा देंगे। तो अब इसे काटो, 7 हम 70, 2 से काट दो, तो 1 कम 2 1 कम 2, ऊपर क्या बच रहा है 11 गुणा में 10 गुणा में 70, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7 के साथ 77, 2 जीरो पीछे लगा दी, ये मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर पूरा पेपर समझाया मैंने, लाइक तो बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर जिन्होंने नहीं किया, और शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका शुक्रिया, आप वीडियो देखते हैं। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।